ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें डेटाबेसेस का कंसेप्ट आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेसेस में हमारे पास क्या होता है, जाहिर बात है कि हम अपना जो है वो डाटा वगैरह जो है डेटाबेसेस में रखवाते हैं। अब डेटाबेसेस स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की हैं, ठीक है। तो आपके पास डेटाबेसेस हो सकती हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस आपके पास मौजूद है। इसी तरह से आपने इससे पहले जो सेमेस्टर था उसमें आपने माई एसक्यूएल जो है इस नाम से जो है एक डेटाबेस पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ओरेकल डेटाबेसेस मौजूद हैं और ओएलईडीबी डेटाबेसेस आपके पास मौजूद हैं। ओएलईडीबी डेटाबेसेस आपके पास कौन सी डेटाबेसेस होती हैं, जैसे कि आपके पास एक्सेल कोई कोई शीट हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की कोई डेटाबेसेस वगैरह जो है मौजूद हैं। इसी तरह से आपने बीएससी में जो है एक्सेस के नाम से जो है कोई डेटाबेस पढ़ी थी, एमएस एक्सेस, ठीक है। तो उस तरह की जो डेटाबेसेस हैं और इसी तरह से कुछ पुरानी डेटाबेसेस आपके पास मौजूद हैं जैसे कि ओडीबीसी वगैरह। इसके अलावा भी आपके पास एक्सएमएल फाइल्स वगैरह आपके पास मौजूद होती हैं डाटा को रखवाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके पास डेटाबेसेस मौजूद हैं। दोबारा से बता दूं कि जैसे एसक्यूएल सर्वर है, जो आपका ये वाला कोर्स होता है इसमें जो शामिल होता है उसे बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस उसे बोल देते हैं। इसी तरह से ओरेकल है आपके पास टेक्नोलॉजी, ओएलईडीबी है, ओडीबीसी वगैरह जो है वो आपके पास मौजूद है। अब ये डेटाबेसेस जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कह देते हैं डेटा सोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे डेटा सोर्सेज हैं। तो इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज हैं। एक तरफ तो हमारे पास इस तरह की मुख्तलिफ डेटा बेसेस या डेटा सोर्सेज मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, डॉट नेट की एप्लीकेशन हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हो। जैसा कि आपके पास वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसा कि आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें आपने क्या किया था, पीएचपी को यूज करते हुए क्या किया था, वेब एप्लीकेशन बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, जब आप डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो तब आप क्या करते हो, एएसपी डॉट नेट जो है इसको यूज कर लेते हो वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए। इसी तरह से विंडोज फार्म वगैरह जैसे आजकल आप काम कर रहे हो, कंसोल बेस आपके पास हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास डॉट नेट की एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने काम करना है किसके साथ, डेटाबेसेस के साथ। तो इसका मतलब है कि दरमियान में हमें कोई लेयर चाहिए जो क्या कर सकेगी, डॉट नेट एप्लीकेशंस का आप जो है वो एक आपस में जो है इन दोनों को आपस में इंटरेक्शन करवा सकेगी, ठीक है। तो वो जो दरमियानी लेयर है वो आपके पास क्या है, एडीओ डॉट नेट, ठीक है। एडीओ डॉट नेट क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास एडीओ डॉट नेट आपके पास सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। क्या है आपके पास, सेट ऑफ लाइब्रेरीज है आपके पास। और ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो है ये आपके पास क्या करता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो है ये आपको प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज है ये आपको क्या करता है, डाटा प्रोवाइडर जो है फ्राहम करता है। क्या फ्राहम करता है, डाटा प्रोवाइडर। तो डाटा प्रोवाइडर आपसे आपके पास क्या मुराद है, डाटा प्रोवाइडर से मुराद है आपके पास कि मुख्तलिफ तरह की आपके पास क्लासेस हैं। देखें, अगर आपने एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना है तो आपको जो डाटा प्रोवाइडर फ्राहम किया जाएगा वो आपके पास क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे यूज करना है ओरेकल डेटाबेस के साथ आपने काम करना है तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे डाटा प्रोवाइडर आपको फ्राहम किया जाएगा वो क्या है आपके पास, ओरेकल क्लाइंट। इसी तरह से अगर आपने ओएलईडीबी के साथ काम करना है, इस तरह की कोई आपके पास डेटाबेस है उसके साथ काम करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें फ्राहम किया जाएगा डाटा प्रोवाइडर वो आपका क्या होगा, ओएलईडीबी, ठीक है। और इसी तरह से ओडीबीसी जो डाटा सोर्सेज हैं उनके साथ काम करने के लिए जो आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइडर फ्राहम किया जाएगा वो आपके पास क्या है, ओडीबीसी डाटा प्रोवाइडर है। और ये सारे क्या है आपके पास, जैसे एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, ओएलईडीबी और ओडीबीसी, ये सारे क्या है आपके पास डाटा प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या है, सारे डाटा प्रोवाइडर। तो जिस तरह की आपकी डाटाबेस होगी उसी तरह का आप क्या कर लेंगे, डाटा प्रोवाइडर जो है उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जितने भी डाटा प्रोवाइडर हैं उनके शुरू में आप क्या लगाते हैं, सिस्टम डॉट डाटा डॉट, ठीक है। और फिर आपका जो भी यहाँ पे होगा डाटा प्रोवाइडर उसका हम नाम लिख देते हैं। जैसा कि अगर आपके पास ओएलईडीबी है डेटाबेस तो आप क्या लिखते हो, सिस्टम डॉट डाटा डॉट ओएलईडीबी। और अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट जो है इसको आप यूज कर लेते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा से सारा सिनेरियो जो है रिवाइज करता हूँ। आपके पास है मुख्तलिफ तरह की डेटाबेसेस, ठीक है। आपके पास क्या है, मुख्तलिफ तरह की डेटाबेसेस मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो डेटाबेसेस हैं
इनके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं मुख्तलिफ तरह की डॉट नेट में बनी हुई एप्लीकेशंस। तो ये जो 2 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन करवाएगा वो क्या है आपका एडीओ डॉट नेट। तो एडीओ डॉट नेट जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है डेटा प्रोवाइडर्स। अब जिस तरह का आपका डेटाबेस या डेटा सोर्स होगा तो उसी तरह का आपको क्या एडीओ डॉट नेट जो है वो क्या प्रोवाइड कर देगा, एडीओ डॉट नेट उसी तरह की आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, डेटा प्रोवाइडर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। हम जिस डेटा प्रोवाइडर के साथ काम करेंगे स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। तो ये वाला जो है डेटा प्रोवाइडर हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो डेटा प्रोवाइडर है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सेट ऑफ क्लासेस है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगी, मुख्तलिफ क्लासेस मौजूद होंगी, ठीक है। और वो क्लासेस स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, तो वो क्लासेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपके पास कनेक्शन के लिए कोई क्लास होगी, कमांड की क्लास होगी, डाटा रीडर, डाटा अडाप्टर और डाटा सेट। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। ये वाली सारी क्लासेस जो हैं, कनेक्शन, कमांड, रीडर और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी क्लासेस जो हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, इन डाटा प्रोवाइडर्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो देखें, अगर आपने कनेक्शन की बात करनी है तो जब हम एसक्यूएल क्लाइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एसक्यूएल कनेक्शन होगा। अगर ये कनेक्शन मैंने बनाना है ओरेकल क्लाइंट के लिए तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास होगा ओरेकल कनेक्शन। अगर आपने ओएलईडीबी के साथ काम करना है तो आपका कनेक्शन क्या बन जाएगा, ओएलईडीबी कनेक्शन। और इसी तरह से ओडीबीसी के साथ अगर आपने करना है तो आपका कनेक्शन क्या बन जाएगा, ओडीबीसी कनेक्शन बन जाएगा। मतलब जिस तरह का प्रोवाइडर होगा तो कनेक्शन के शुरू में जो है वो आप वही वाला जो है प्रोवाइडर का नाम लगा दिया करेंगे, इस तरह से। अब ये जो आपके सामने नजर आ रही हैं ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हैं, और ये क्लासेस तमाम के तमाम प्रोवाइडर्स में पाई जाती हैं। तो जिस भी प्रोवाइडर के साथ या जिस भी डाटा सोर्स के साथ आपने काम करना होगा, आप क्या करेंगे, उसी के हवाले से जो आपके पास मौजूद है क्लासेस आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जब आपने डेटाबेस के साथ काम करना है तो मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई ना कोई डाटा प्रोवाइडर जो है मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ डाटा प्रोवाइडर मैं आपको बता चुका हूँ कि ओडीबीसी के लिए मैं दोबारा से रिवाइज करता जाता हूँ। ओडीबीसी के लिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ओडीबीसी के लिए आपके पास है ओडीबीसी डाटा प्रोवाइडर। ओएलईडीबी जो आपके पास डाटा सोर्सेज या डाटा बेसिस हैं उनके लिए आपके पास जो एपीआई आपको दी गई है वो कौन सी है, ओएलईडीबी डाटा प्रोवाइडर। ओरेकल डेटाबेसेस के साथ काम करना है तो ओरेकल डाटा प्रोवाइडर, और एसक्यूएल के साथ काम करना है तो एसक्यूएल डाटा प्रोवाइडर आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये एपीआई क्या होता है, एपीआई आपके पास होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो है इसको आपने ज़हन में रखना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मतलब यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, कोई एपीआई दे दी जाती है। एपीआई में क्या होता है, एक जैसे काम करने के हवाले से मुख्तलिफ क्लासेस जो है वो डाल दी जाती हैं, और ये क्लासेस का मजमूआ आपके पास क्या कहलाता है, एपीआई कहलाता है। सिंपली आपने इतना याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ओरेकल डेटाबेस के साथ काम करना है तो कौन सी एपीआई आपको दी जाएगी, ओरेकल एपीआई या ओरेकल डाटा प्रोवाइडर जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ भी आ चुका होगा। अब जब हम बात करते हैं काम करने की कि हमारे पास जनाब कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो आपके पास अहम हैं, या क्या क्या हम काम करते हैं जब हमने डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना होता है, तो तब स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहला जो काम आपके पास होता है वो होता है कनेक्शन बनाने का। सबसे पहला काम क्या है आपके पास, कनेक्शन बनाना। कोई भी है आपके पास, जैसे आपने इससे पहले पीएचपी पढ़ा था, तो पीएचपी में भी आप क्या किया करते थे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया करते थे पीएचपी का। सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, अपनी जो सी शार्प की एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, किसके साथ, डेटाबेस के साथ। जब आपके पास कनेक्शन बन जाता है, फिर आप क्या लिखते हो, अपनी कमांड लिखते हो, ठीक है। आप क्या लिखते हो, अपनी कमांड लिखते हो, या आप अपनी एसक्यूएल क्यूरी जिसे आप कह देते हो वो लिख देते हो, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप आपके पास होता है। तो ये दो स्टेप जो है वो आपके पास जो है वो लाजमी परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा और दूसरा नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगी, कमांड बनाने पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन होता है, जब आपने कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको बताना पड़ता है कि आपके सर्वर का नाम क्या है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है कि सर्वर का नाम क्या है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बतानी पड़ती है कि कौन सी डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं,
और तीसरी यहाँ पे सी शार्प की अगर हम बात करें तो ये आपके पास के इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, तो ये आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बताना पड़ता है। तो ये जो 3 बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास कहलाती हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या कहलाती हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाती हैं। मैं दोबारा से ये सारा बात को रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा है कि आपके पास सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम कनेक्शन बनाएंगे। और कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है। कनेक्शन स्ट्रिंग में हम कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई हम सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, डेटाबेस उसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हमारी किस तरह की है, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। जब आपका कनेक्शन बन जाए तो आपने कनेक्शन को क्या करना होता है? ओपन करना होता है। तो हम क्या किया करेंगे? कनेक्शन को ओपन किया करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्यूरी जो है वो लगा दिया करेंगे। तो ये 2-3 चीजें तो आपके पास रहेंगी हमेशा एक जैसी। उसके बाद आपके पास ये 3 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कौन कौन से? डाटा रीडर है आपके पास, डाटा अडाप्टर है और डाटा सेट जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है, ये वाले जो है वो मौजूद हैं 5 ऑब्जेक्ट। कौन कौन से 5 ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? मेरे साथ आपने रिवाइज करना है। सबसे पहला कनेक्शन का, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? कनेक्शन स्ट्रिंग की। उसके बाद हम अपनी क्यूरी या कमांड लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इसको माइंड में रखना है। अगर आप ये वाली इमेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें। आपके पास कोई भी डाटा प्रोवाइडर है, एसक्यूएल डाटा प्रोवाइडर है, ओरेकल डाटा प्रोवाइडर है, ओएलईडीबी है, ओडीबीसी है आपके पास। तो उसमें आपके पास क्या मौजूद होगा? कनेक्शन मौजूद होगा, कमांड मौजूद होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा रीडर मौजूद है, ठीक है। और ये आप फिर क्या कर रहे हो? अपनी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। डाटा रीडर के साथ साथ आपको पैरेलल जो है उसने क्या दिखाया हुआ है? डाटा अडाप्टर दिखाया हुआ है और डाटा सेट आपको दिखाया हुआ है। और डाटा सेट में मजीद कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? कनेक्शन, उसके बाद कमांड, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है? डाटा रीडर, और उसके बाद क्या है? डाटा अडाप्टर, और अगेन क्या है? आखिरी चीज क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? डाटा सेट। तो ये 4-5 चीजें जो है वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखें कि आप जो एक कनेक्शन बनाते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन होती है, आपकी जो स्टूडेंट्स डॉट नेट की जो एप्लीकेशन है, उसका आपने क्या करना है? कनेक्शन बनाना है किसके साथ? डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो ये जो आप कनेक्शन बनाते हो, ये जो आपका कनेक्शन है, ये आपका कनेक्शन 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। तो पहली टाइप जो है उसे बोलते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर और दूसरी को बोलते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनेक्टेड आर्किटेक्चर से क्या मुराद है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टेड आर्किटेक्चर में हम क्या करेंगे? हमारी जो एप्लीकेशन है वो हर वक्त जो है वो कनेक्टेड रहा करेगी। हमारी जो एप्लीकेशन है, वो हमेशा कनेक्ट रहा करेगी किसके साथ? डेटाबेस के साथ। मीन टू से कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमेशा क्या रहा करेगा? ओपन रहा करेगा। हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्या रहेगी? हमेशा डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहेगी। किसमें? कनेक्टेड आर्किटेक्चर में। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहा करेगा हमारी एप्लीकेशन का किसके साथ? डेटाबेस के साथ, ठीक है। और डिस्कनेक्टेड की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो डिस्कनेक्टेड में क्या होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्शन बनाया करेगी, ठीक है। और यहाँ से डाटा को करेगी फेच। ये हमारा क्या है? कनेक्शन है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसने कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ और डाटा फेच करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर ले आए, ठीक है। या अपनी रैम के अंदर ले आए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी डेटाबेस कहीं और पड़ी हो, लाजमी तो नहीं हमारे कंप्यूटर के अंदर ही हो सकता है किसी और जगह पर आपकी डेटाबेस पड़ी हो। तो हम क्या करेंगे? ये जो डेटाबेस है इसमें से डाटा हम क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर में या अपनी रैम के अंदर ले आएंगे और ये वाला जो कनेक्शन है इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इस वक्त जो है हमारा तमाम जितना भी डाटा था वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? वो रैम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये रैम के अंदर हमारे पास या हमारे सिस्टम में हमारा डाटा पड़ा हुआ है
और इस वक्त हम क्या हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं किसके साथ, अपनी डेटाबेस के साथ। हम हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, इस डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी, और जब चेंजेस कर लेगी तो ये दोबारा से कनेक्शन बनाएगी किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। और जो भी हमने तब्दीलियां की होंगी, मैनिपुलेशंस की होंगी, वो किस में स्टोर कर दी जाएंगी, डेटाबेस में स्टोर कर दी जाएंगी। मैं इस चीज को यहाँ पे जो एक आपको डायग्राम दी हुई है इसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास है कनेक्टेड आर्किटेक्चर और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले कनेक्टेड मॉडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है डॉट नेट की एप्लीकेशन, और ये आपके पास क्या है, डेटाबेस मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डेटाबेस मौजूद है इधर भी, और इधर भी ये डेटाबेस मौजूद है। तो मैं पहले स्टूडेंट किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कनेक्टेड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरफ जो है वो आपके पास कनेक्टेड आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया, तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, अपनी कमांड को रन किया, रिजल्ट आपके पास आ गया, और आपने क्या कर लिया है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। सिंपली कनेक्शन बना हुआ है आपका, हर वक्त जो है वो आपका कनेक्शन जो है वो मौजूद रहेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है उसके दरमियान और डेटाबेस के दरमियान कभी भी ये कनेक्शन जो है वो खत्म नहीं होगा, जितनी देर भी आपके पास जो है वो आपकी क्या कहते हैं, एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, कनेक्शन ओपन होगा, रन होगा, डेटा रिट्रीव होगा, और जब हमने अपनी एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप देखें तो आपके पास जो डिस्कनेक्टेड मॉडल है उसमें क्या होगा, कनेक्शन को ओपन करेंगे, डाटा को रिट्रीव कर लेंगे अपने पास, ठीक है, या क्लाइंट साइड पे हम अपने डाटा ले आएंगे और कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा जो है हमारे पास आ चुका है क्लाइंट साइड पे, तो हम डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, जो भी उसमें चेंजेस करनी है वो चेंजेस हो जाएंगी, फिर से कनेक्शन ओपन होगा, और हम अपनी जो डेटाबेस है उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और फिर अपना कनेक्शन जो है उसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या है, हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में आपके पास क्या है कि डाटा जो है क्लाइंट साइड पे ले आया जाएगा, उसको कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है जो भी चेंजेस करनी हुई वो करने के बाद कनेक्शन को अगेन ओपन किया जाएगा, ठीक है। और जब एक बार कनेक्शन आपके पास ओपन हो गया तो दोबारा से जो हमारे क्लाइंट साइड पे जो डाटा महफूज है उसको दोबारा से किस में भेजा जाएगा, डेटाबेस में भेज के फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। तो मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आई है कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर आपके पास क्या होते हैं। शाबाश, मुझे बताइएगा जरा। आ गई। जी सर, आ गई। सर जी तो आप में से कोई जल्दी से इसे रिवाइज करेगा जो मैंने बताया है, कनेक्टेड को और डिस्कनेक्टेड को। परीक्षा आप कर दें जल्दी से रिवाइज। सर जी, कनेक्टेड डेटाबेस में सबसे पहले कनेक्शन को क्रिएट करेंगे या ओपन करेंगे, हाँ जी, फिर उसमें जो कमांड रन होगी, हाँ जी, फिर डाटा जो हासिल किया जाएगा और कनेक्शन क्लोज कर दिया हाँ जाएगा। जी। इसमें जो ये है। अहम अहम बात है वो ये है कि आपका कनेक्शन जो है वो तो हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप डिस्कनेक्टेड का बताएं। इसमें कनेक्शन ओपन होगा, डाटा हम लेंगे, फिर उसे कनेक्शन फिर वो क्लोज कर देंगे। हाँ जी, क्लोज उसके कर बाद देंगे। उसके बाद उसके डाटा हमारे बाद फिर पास आ चुका है, उसमें हमने उस डाटा पे जो भी काम करना है वो काम करेंगे, और फिर से कनेक्शन ओपन करके हम क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस को अपडेट कर लेंगे और कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जब जब भी हमें ये काम करना होगा तो हम बार बार जो है कनेक्शन को ओपन किया करेंगे, डाटा ले आया करेंगे, उसको फिर से कनेक्शन ओपन करके डाटा को क्या किया करेंगे, हम अपडेट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आखिर इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर हम ये सारा काम कर रहे हैं कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर को आखिर यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे असल में बिलफर्ज अगर आपकी डेटाबेस है कहीं और पड़ी हुई, ठीक है, मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें कि आपकी कोई बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, और उसमें आप क्या करते हो, कोई ऑर्डर्स वगैरह लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे मिसाल है आपके पास कि आपके पास जब ऑर्डर आ चुके हैं तो आप ऑर्डर्स को परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो जिस वक्त आपके पास सारे ऑर्डर आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि उस वक्त तो आपको फिर कनेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे रहते हुए आप क्या करेंगे, अपना ऑर्डर वगैरह जो है उनको प्रोसेस करेंगे, और जब प्रोसेस कर रहे होंगे उस दौरान में आपका जो कनेक्शन है वो क्या रहेगा, ये वाला कनेक्शन जो है वो हमारे पास क्लोज रहेगा। जैसे ही हमारे ऑर्डर्स वगैरह मैनिपुलेट हो जाएंगे तो फिर से हम अपना जो है वो क्या करेंगे, अपनी डॉट नेट जो हमारी डेटाबेस है उसको जाके क्या कर देंगे, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिसकनेक्टेड जो आर्किटेक्चर है वो यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब रिसोर्सेज में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास सबसे जो अहम चीज है वो है हमारा नेटवर्क। ठीक है, तो ताकि नेटवर्क जो है हमारा कम से कम इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है, आपका कनेक्टेड। कनेक्टेड क्या है आपके पास, फास्ट है। ठीक है, और डिसकनेक्टेड क्या है, जारी बात है आपको वो बार बार कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, तो ये निस्बतन स्लो है। किसकी निस्बत, कनेक्टेड मॉडल की निस्बत। ठीक है, तो अब जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पीछे मैं आपको बता के आया था कि आपके पास क्या है, आपके पास तीन चीजें हैं, पांच चीजें टोटल हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन होता है, कमांड होता है, और फिर हमने कहा था हमारे पास क्या होता है, डाटा रीडर होता है। क्या होता है हमारे पास, डाटा रीडर। तो डाटा रीडर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कनेक्टेड मॉडल के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास डाटा अडाप्टर है, डाटा अडाप्टर वाली जो टेक्नोलॉजी है, और डाटा सेट की जो टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं डिस्कनेक्टेड मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये इन दोनों में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आमतौर पे डाटा रीडर किस कहाँ पे हम यूज करेंगे, डाटा रीडर को स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे कनेक्टेड मॉडल में, और डाटा अडाप्टर और डाटा सेट जो इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा डिस्कनेक्टेड मॉडल जो है हमारा उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवाता जब कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, जब आपने कनेक्शन बनाना है तो तब आपको क्या करनी पड़ेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। तो उसमें हमारे पास कौन सी मालूमात होती है जी, डाटा सोर्स कौन सी है, डाटा सोर्स को हम क्या कह सकते हैं, डाटा बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डाटा बेस कौन सी है। अच्छा जी, इसके अलावा सॉरी इनिशियल सॉरी सॉरी ये डाटा सोर्स जो है हमारा क्या है, यहाँ पे डाटा सोर्स है हमारे पास हमारा सर्वर। ठीक है, सर्वर का नाम, जैसा कि पीएचपी में आपको याद होगा कि आप क्या लिखा करते थे, लोकल सर्वर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लिख दिया करते थे। तो यहाँ पे भी हमें बताना होगा कि हमारा सर्वर जो है वो कौन सा है। तो वो सर्वर आपका क्या हो सकता है, कोई आपकी अपनी मशीन हो सकती है जहाँ पे इस वक्त जैसे मेरा कंप्यूटर है, या ये हो सकता है कि आप अगर नेटवर्क को यूज कर रहे हैं तो कोई आईपी एड्रेस वगैरह जो है यूज किया जा सकता है। इनिशियल कैटालॉग ये आपका क्या हो गया, सर्वर। ठीक है, उसके बाद इनिशियल कैटालॉग आप किसको कहते हैं, डेटाबेस को कह देते हैं। दूसरी चीज जो आपको बतानी पड़ेगी वो है कि डेटाबेस कौन सी है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हम जो यूज करेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास ट्रू आ करेगी। जस्ट आपने इतना याद रख लेना है। अगर आपने अपनी डेटाबेस के लिए यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन आम हालात में जब हम लोकल मशीन पे काम करते हैं तो हम डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड सेट नहीं करते। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ये आपके पास पांच चीजें आ सकती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पहली तीन चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को हम यूज करेंगे। अच्छा, जब आपका पेपर होगा तो पेपर में हो सकता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग वो खुद से बता दे। अगर वो खुद से कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बताता तो फिर आसान कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनानी है वो अभी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। डाटा प्रोवाइडर के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, डाटा प्रोवाइडर क्या है कि जिस तरह की आपका डाटा सोर्स है उसके साथ काम करने के लिए आपको क्या है, उसी तरह का डाटा प्रोवाइडर फ्राहम किया गया है, तो आप उस प्रोवाइडर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये देखें कि आप एक मिसाल आपको दी हुई है उसने कि अगर आपके पास है एसक्यूएल डेटाबेस, अगर आपके पास क्या है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तब आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, एसक्यूएल और फिर कनेक्शन, यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और ये जो सारी की सारी चीज आप यहाँ पे दे रहे हो ये क्या है, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये क्या आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपने क्या बताया, सर्वर का नाम बताया, डेटाबेस का नाम बताया, और यहाँ पे आपने ट्रस्टेड कनेक्शन बता दिया या इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आपने बता दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आप अब यहाँ पे आप देखें
कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग है थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से नजर आ रही है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड जो है इसको सेट किया हुआ है, बाकी चीजें जो है वो आपके पास सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपना कनेक्शन बनाते हो। अब जब सर कनेक्शन जी, बन जाता, जी जी जी। सर जी ये कनेक्शन स्ट्रिंग फिक्स होती है या हम कोई भी दे सकते हैं? नहीं नहीं बच्चे, ये फिक्स नहीं होती। जब हम ये चेंज होता है, जैसे मेरा अगर मैं लोकल मशीन मेरी है तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ और होगी, अगर आपके कंप्यूटर में है तो कोई कनेक्शन स्ट्रिंग और होगी, और अगर मेरी डेटाबेस कहीं और पड़ी हुई है, बिलफर्ज मेरी डेटाबेस किसी और कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, या कहीं और पड़ी हुई है, बिलफर्ज कोई वेबसाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उस सूरत में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग मुख्तलिफ होगी। लेकिन उसमें जो पैरामीटर हैं वो सेम ही रहेंगे। कौन कौन से? सर्वर लाजमी बताएंगे, डेटाबेस लाजमी बताएंगे, सिक्योरिटी के बारे में लाजमी बताएंगे, और अगर यूजर नेम और पासवर्ड है तो उसके बारे में भी लाजमी बताएंगे। तो ये 5 पैरामीटर जो है ये हमें फिर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे हम कौन कितने पैरामीटर देंगे? सिर्फ 4 पैरामीटर जो है उनका यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, जी ठीक है, थैंक ठीक है। जी तो सर। अब पहली चीज के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो क्या थी आपके पास? एसक्यूएल कनेक्शन को। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, वो है आपके पास कमांड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कमांड ऑब्जेक्ट जो है वो उसको आप इस तरह से स्टूडेंट्स बनाया करते हैं, एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे न्यू एसक्यूएल कमांड, और ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो आप अपनी फिर क्यूरी लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने क्या किया, अपनी सिलेक्ट वाली क्यूरी लिख दी। अच्छा, यहाँ पे हम आमतौर पे 2 पैरामीटर दिया करते हैं, देख लें। जब आप कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहली चीज आप क्या देते हो, अपनी एसक्यूएल क्यूरी दे देते हो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज जो है, जो पहले स्टेप में आपने कनेक्शन बनाया था वो देते हो, ठीक है। तो कमांड के अंदर ये 2 चीजें जो है वो आप दे देते हैं। अब आपने जब कमांड बना ली, उस कमांड को आपने करना है रन, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कमांड को आपने क्या करना है, रन करना है। तो कमांड को स्टूडेंट्स रन करने के लिए आपके पास 3 तरह के मेथड मौजूद हैं। सबसे पहला जो है आपके पास है एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट स्केलर जो है ये लगता है सिलेक्ट वाली क्यूरी के साथ, ठीक है। सिलेक्ट क्यूरी के साथ आपके पास लगता है, और ये आपको रिटर्न, ये देखें ये मेथड है ना, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको जस्ट 1 वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, जस्ट 1 वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पर आप गिनना चाहते हो कि हमारी डेटाबेस में कितने कॉलम कितनी रोज पड़ी हुई हैं, तो या आप इसी तरह से एवरेज या सम वगैरह जो है मालूम करना चाहते हैं, मीन के सिर्फ एक वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं, तो तब आप कमांड जो क्लास है उसका कौन सा मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक है। और अगर आप एग्जीक्यूट रीडर को यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, सारे का सारा डाटा जो है वो उठा के आपको दे देगा उस टेबल का, जो भी आपने क्यूरी लगाई हुई। तो और तो एग्जीक्यूट रीडर जो है ये भी किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट क्यूरी के साथ। लेकिन ये क्या करता है, सारे का सारा डाटा या जितने आपने डाटा मंगवाया वो उठा के आपको देता है। और एग्जीक्यूट स्केलर क्या कर रहा था, जस्ट 1 वैल्यू दे रहा था। एग्जीक्यूट रीडर क्या कर रहा है, कि आपको ज्यादा वैल्यूज देता है या ज्यादा डाटा जो है वो आपको रिटर्न करता है। लेकिन ये दोनों किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, सिलेक्ट क्यूरी के साथ इस्तेमाल होते हैं। तीसरी चीज आ जाती है आपके पास एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है ये आपके पास इस्तेमाल होता है इंसर्ट वाली जो आपकी एसक्यूएल क्यूरी है उसके साथ, अपडेट वाली क्यूरी के साथ, ठीक है। और इसी तरह से ये डिलीट वाली जो आपकी क्यूरी है उसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन रीडर जो है इसको, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने लाजमी जहन में रखनी है। अच्छा, ये आपको क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू, और वो वैल्यू किस में होती है, आमतौर पे इंटीजर के अंदर होती है। एग्जीक्यूट रीडर जो है वो आपको क्या फ्राहम करता है, ये आपको समझ लें कि इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल जो आपके पास एरे होती है या पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रिटर्न करता है। तो अगर आपने एक कॉलम की वैल्यू उठानी है तो उस कॉलम का नाम जो है वो आप बता सकते हो कि इस कॉलम की वैल्यूज जो है मुझे चाहिए, तो सारी की सारी उसी कॉलम की वैल्यूज उठा के दे देगा। अगर आपको सारे का सारा डाटा चाहिए तो हम देखेंगे कैसे सारे का सारा जो है हम अपनी डेटाबेस का जो टेबल है उसका डाटा जो है वो हम ले सकते हैं। और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है ये आमतौर पे आपको 1 रिटर्न करता है अगर आपका ये वाले ऑपरेशन जो है वो कामयाब रह जाते हैं। इंसर्ट का ऑपरेशन, अपडेट या डिलीट का ऑपरेशन अगर कामयाब रह जाते हैं तो 0 देता है, वरना आमतौर पे आपको क्या देगा,
अगर कामयाब रह जाते हैं तो 1 देगा, और अगर नाकामी होती है तो आपको क्या देगा, 0 जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो आपने माइंड में रखनी है। अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, कनेक्शन। कनेक्शन में क्या देना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कमांड के ऑब्जेक्ट में कौन सी दो चीजें देंगे, पहला कनेक्शन देंगे, ये वाला कनेक्शन हम यहाँ पे आके दे देंगे। और दूसरी चीज जो सॉरी पहली चीज जो स्टूडेंट्स हमें देनी होगी वो हमारी होगी एसक्यूएल क्यूरी। ठीक है, पहली चीज क्या होगी हमारी, एसक्यूएल की क्यूरी। ठीक है, और दूसरी चीज ये वाला जो हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाया था वो दे देंगे। जब आपका ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक मेथड को यूज करेंगे, एग्जीक्यूट स्केलर को, या एग्जीक्यूट रीडर को, या एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को। तो एग्जीक्यूट स्केलर का भी यूज होगा जहाँ पे सिलेक्ट की कमांड लगानी है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू हमें चाहिए। एग्जीक्यूट रीडर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे आपने सिलेक्शन की क्यूरी लगानी है, जैसे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और यहाँ पे बिल फॉर स्टूडेंट्स का टेबल है, तो सारे स्टूडेंट्स का अगर हमें डाटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट रीडर को यूज कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी आपको क्या करेगा, ये हम इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है, इनमें से कोई एक मेथड जो है वो यूज करना है। लेकिन ये सारा काम जो है, ये वाला जो आपके पास मेथड्स हैं इनको लगाने के लिए आपने क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। ये अभी हम जब कोड करेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी। सही है, अच्छा जी। तो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है, अभी मैं ऐसे ही समझाता हूँ, फिर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें, आप ऊपर जो है वो कनेक्शन बना चुके हो, यहाँ पे ऊपर आप कनेक्शन बना चुके हो, जैसा कि हम पहले भी देखे हैं। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, एसक्यूएल कनेक्शन, उसका नाम ऑब्जेक्ट का कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। सही हो गया, और यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग दे लेंगे। अब हम, ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एसक्यूएल की कमांड बनाएंगे। और ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी देंगे। और यहाँ पे ये जो आपने बनाया था, ये वाला कनेक्शन बनाया था, यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो आपका आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है इसको यहीं पे ओपन कर लेना है। कनेक्शन को मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे देखें cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट वाली क्यूरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट रीडर को यूज किया। एग्जीक्यूट रीडर जो है आपको क्या करेगा, मैंने जैसे बताया था कि मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे आपको एक एरे जो है वो आपको रिटर्न करेगा। वो एरे जो है वो किस सूरत में दी जाती है, वो रीडर की सूरत में दी जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल डाटा रीडर की क्लास को यूज करते हुए रीडर वाला कोई वेरिएबल बना के उसमें रखवा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी लूप लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कह रहे हैं कि वाइल रीडर डॉट रीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये वाला जो रीडर था इसके अंदर कोई रोज पड़ी हुई है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक एक रो वो पढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये रोज पड़ी हुई है तो उन रोज को रीड कैसे करेंगे, रीड वाले मेथड की मदद से। ठीक है, तो फिर हम क्या करते जाएंगे, ये जो रीडर वाला जो आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल आपके पास एक मैंने बताया है आपको, एक एरे है, तो उसमें से क्या किया जाएगा, जो भी कॉलम चाहिए होगा उस कॉलम का हम नाम लिख दिया करेंगे, और उसको लेके किसी वेरिएबल में रखवाते जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सिनेरियो जो है वो आपको बताया गया है। तो अभी ये हमारी क्लास का ये वाला सेशन जो है इसका टाइम खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो है इन चीजों को हम करेंगे इंशाल्लाह परफॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है कनेक्शन ओरिएंटेड जो मॉडल है, कनेक्शन ओरिएंटेड जो मॉडल है, या कनेक्टेड मॉडल जिसे आपने कहा था, उसको यूज करते हुए मतलब कि हम क्या करेंगे, डाटा रीडर को यूज करेंगे आज के दिन में। और हम सारी क्यूरीज जो है वो आज परफॉर्म करेंगे। कौन कौन सी, सिलेक्ट की क्यूरी हो गई, अपडेट की क्यूरी हो गई, और उसके बाद आपके पास डिलीट की क्यूरी होगी आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास इंसर्ट की क्यूरी होगी। तो ये क्यूरीज जो है आज हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में लाजमी आ जाता है। तो सिलेक्ट के साथ किसको यूज करना है, या एग्जीक्यूट स्केलर को यूज कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट रीडर को यूज कर सकते हैं। जबकि अपडेट, डिलीट और इंसर्ट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नॉन रीडर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, सॉरी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है इसको यूज करेंगे। तो अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। तो ये क्लास चूंकि रिकॉर्ड हुई है तो थोड़ा सा टाइम जो लेगी ये रेंडर होने में को 5-7 मिनट, तो उसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं कहूँ तो फौरन जो है वो आपने फिर इसको कनेक्ट करना है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ।